WWE फैन अगर हम हैं और हमारा कोई फेवरेट सुपरस्टार ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और ऑब्वियसली ऐसा भी होता है कि अगर हम लिस्ट बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं भाई पूरी, कि हमारे फेवरेट स्टार्स कौन है। और बिल्कुल वही चीज मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूं, क्योंकि WWE की हिस्ट्री के 15 मेरे मोस्ट फेवरेट सुपरस्टार्स कौन से हैं, रैंक करेंगे हम उनको 15 से लेके 1 तक। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि एक टॉप 10 नहीं बल्कि 15 वीडियो होने वाली है। क्योंकि भाई यहाँ पे मेरे को 10 नाम डाल के जी नहीं भर रहा था, मेरे को था थोड़ा और एक्सटेंड इसको करते हैं। आप लोगों ने डिमांड में टॉपिक डाला था। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको मैं बता दूं फटाफट कि हमारी टॉप 10 की पूरी प्लेलिस्ट है, जिसमें 150 से भी ज्यादा वीडियोस हैं। बहुत सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है, लिंक डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो भाई इससे पहले कि मैं अपनी 15 वाली लिस्ट आपको बताऊं, मैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस डालना चाहता हूं, जिनका नाम इस लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो भी मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। रिक फ्लेयर, हल्क होगन, एजे स्टाइल्स, बटिस्टा, कर्ट एंगल और मिक फोली। ये कुछ सुपरस्टार्स हैं जो कि मैंने ऑनरेबल मेंशंस में डाले हैं। लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 15 से, और यहां पे नाम आता है केन। और इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि भाई ये मेरी लिस्ट है, तो बोलने की ये जरूरत नहीं है कि ये फर्स्ट पे क्यों है, सेकंड पे क्यों है। आप लोग अपनी लिस्ट मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। केन आई थिंक एक काफी यूनिक कैरेक्टर है WWE की हिस्ट्री में। जिस तरीके से उनको बुक करा गया, जो उनकी जर्नी रही पहले बहुत ही बेकार गिमिक के बाद, जब फाइनली उनको केन बनाया गया तो कैसे उनका करियर पलट गया और उस चीज को प्रूव कर पाए, और इतने सालों तक हमने उनको एंजॉय करा है। तो इसकी वजह से केन गाइस आते हैं 15 पे। नंबर 14 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं डैनियल ब्रायन, एक ऐसा सुपरस्टार जिससे भाई मैं पर्सनली खुद भी मिला हुआ हूँ रियल लाइफ के अंदर, और वो वीडियो अभी भी पेंडिंग में चल रही है, लेकिन कभी तो आएगी डेफिनेटली। उसके लिए आपको वेट कितना करना पड़ेगा वो भाई मैं भी अभी नहीं बता सकता। पर डैनियल ब्रायन से मतलब सारे फैंस काफी रिलेट कर पाते हैं कि जिस तरीके का वो बेबी फेस था, आई डोंट थिंक कि उतना पॉपुलर पिछले 10 सालों में कोई WWE में हुआ है एज अ फेस। तो डैनियल ब्रायन रेसलिंग वाइज, परफॉर्मेंस वाइज और प्रोमो वाइज सारी चीजें मुझे उनकी पसंद है, इसलिए वो आते हैं नंबर 14 पे। नंबर 13 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं भाई क्रिस जेरिको। आई थिंक इनको मैं लिस्ट में ऊपर डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हो ही नहीं पाया क्योंकि ऊपर और भी कमाल के नाम है। क्रिस जेरिको इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, और भले ही वो WWE के अंदर हो, न्यू जापान में हो या फिर ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर हो, आई डोंट थिंक कि कोई भी रेसलिंग फैन उनको एंजॉय ना करे, ऐसा हो सकता है। तो मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है, हर चीज में वो भी बिल्कुल कमाल है। नंबर 12 की तरफ हम बढ़ते हैं भाई, तो यहाँ पे नाम आता है एक ऐसे सुपरस्टार का जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट काफी समय से है, और वो है सेथ रॉलिंस। आई थिंक जिस तरीके से इन्होंने पिछले कुछ 5-6 सालों में दिखाया है कि एज अ हील, एज अ फेस, एज अ टैग टीम, एज अ मिड कार्ड, एज अ टॉप गाय, सारी चीजों के अंदर सेथ रॉलिंस बिल्कुल कमाल तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। एंटरटेनर तो है ही, लेकिन साथ के साथ अपनी स्टोरी लाइंस को वो इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं। फील्ड के साथ जो उनकी स्टोरी चली हम जानते हैं वो बहुत बेकार थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ब्लेम जो है वो WWE को भी हमें देना पड़ेगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेथ कितने टैलेंटेड हैं, और मुझे वो पर्सनली भी बहुत ज्यादा पसंद है। नंबर 11 की हम बात करते हैं तो भाई यहाँ पे आता है शील्ड का एक और मेंबर, हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। और मैंने मतलब लिस्ट में सोच रहा था बैठ के कि भाई कहाँ रोमन रेंस को डालना चाहिए मुझे, और बहुत ज्यादा मतलब मेरे अंदर ऐसे चल रहा था कि टॉप 10 टॉप 15 में आएंगे भी या फिर नहीं। लेकिन रोमन रेंस को मैं इस लिस्ट में ना डालूं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मॉडर्न एरा, पीजी एरा जिसको हम कहते हैं, उसका दी टॉप गाय भी कुछ लोग कहेंगे रोमन रेंस है। मतलब रोमन रेंस ने जो चीजें अचीव करी हैं उतनी पिछले 10 सालों में किसी ने भी अचीव नहीं करी। तो हमें वो भले ही पसंद आया हो या फिर ना पसंद आया हो, उसको हमें एकदम जो है एटलीस्ट एडमिट करना पड़ेगा। और अभी जो रोमन रेंस कर रहे हैं वो तो हम जानते हैं कि पूरी रेसलिंग के अंदर सबसे कमाल की चीज चल रही है। जो उनका कैरेक्टर है, जितना डीप तरीके से उसको बुक करा जा रहा है, मजा आ रहा है बहुत देखे। लेकिन इससे ऊपर क्यों नहीं है रोमन रेंस, उसका आपको रीजन पता लग जाएगा, क्योंकि कमाल के नाम है इसके बाद भी। तो अब हम एक्चुअली में जाते हैं नंबर 10 पे। तो टॉप 10 यहां से शुरू होता है, और यहां पे आते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। अब मुझे पता है कि फिलहाल वो है पार्ट टाइमर, लेकिन हम ऑल टाइम की बात कर रहे हैं। और ब्रॉक लेसनर का करियर, जबकि रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना ऐसे सुपरस्टार्स जैसा बहुत लंबा तो नहीं रहा, लेकिन जितने भी टाइम के लिए लेसनर आते हैं भाई, लोगों की नजरें उन पर बनी रहती हैं। वो एक इंपैक्ट वाले सुपरस्टार हैं, वो एक ड्रॉ करने वाले सुपरस्टार हैं, और ये चीज मुझे उनकी बहुत पसंद है। और भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है लेसनर की, वो ये है कि जो चीज ब्रॉक लेसनर कर सकता है वो आई डोंट थिंक कोई और कर सकता है। उनकी कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वो कभी हो भी पाएगी, क्योंकि वो अपने आप में
एक ही है, द वन एंड ओनली बीस्ट इनकार्नेट। तो ये आते हैं नंबर 10 पे। नंबर 9 की हम बात करते हैं तो हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स। प्रोबेबली अगर हम इन रिंग टेक्नीशियन की बात करें तो इनसे ऊपर कभी कोई था नहीं। हार्ट ब्रेक किड ने इतने सारे कमाल के मैचेस दिए हैं भाई ओवर द ईयर्स कि हम मतलब बार बार भी वो मैचेस जाके देखते हैं तो हमें उतना ही मजा आता है। मतलब इतने कमाल के रेसलर है शॉन माइकल्स, और ये बात मुझे यहाँ पे कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पहले से ही पता है। और शॉन माइकल्स भी एक ऐसे स्टार हैं भाई जो कि हील, फेस, कॉमेडी, कुछ भी टाइप का इनको कंटेंट करना हो परफॉर्म, ये उसमें कमाल कर सकते हैं। और इनको डाउट करने का मतलब हम ही खुद बेवकूफ हैं भाई। एक इनका आखिरी वाला मैच हम हटा दें अगर रिटायरमेंट के बाद वाला, उससे पहले शॉन माइकल्स का करियर वन ऑफ द बेस्ट रहा है। अगले नाम की बात करते हैं जो कि नंबर 8 पे आता है, तो ये है गाइस एक ऐसा नाम जो कि बचपन में मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, बहुत ही ज्यादा फेवरेट सुपरस्टार था मेरा। और अब लोग सोच रहे हैं कि इनके साथ WWE क्या कर रही है, गैस आपने कर लिया होगा, और ये है जेफ हार्डी। मुझे मतलब हमेशा से ऐसा लगता था कि भाई इससे बढ़िया कोई हाई फ्लायर हो ही नहीं सकता। सिर्फ उनके हाई फ्लाइंग या फिर बहुत ऊंचे से कूदने वाली चीजें नहीं, लेकिन ओवरऑल जेफ हार्डी की जो पर्सनैलिटी थी, जिस तरीके से वो फैन से कनेक्ट हो पाते थे, वो मुझे बहुत पसंद आती थी। इनफैक्ट मैं आपको एक सीक्रेट भी बताता हूँ भाई कि जब फेसबुक पे बचपन में प्रोफाइल पहली बार बनाई थी तो मेरी पहली डीपी जो उसमें मैंने लगाई थी वो जेफ हार्डी की फोटो थी। अभी भी मुझे याद है क्योंकि उस समय पे भाई खुद की फोटो तो हम ज्यादा खिंचवाते नहीं थे, और 5th 6th क्लास की बात होगी, लेकिन जेफ हार्डी की फोटो मैंने वहां पे जरूर लगाई थी। और इसी वजह से अगर आज WWE उनके साथ अच्छी बुकिंग नहीं भी कर रही तो उससे मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मुझे वो पसंद नहीं आ रहे, तब भी वो मेरी इस लिस्ट में रहेंगे। नंबर 7 की अब हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे 2 नाम मैंने टाई कर दिए क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि किसको ऊपर रखना चाहिए, किसको नीचे रखना चाहिए। और यहाँ पे पहले तो आते हैं द गेम किंग ऑफ किंग्स ट्रिपल एच। और आई थिंक जबकि बहुत लोग बोलते हैं कि एक टाइम पे ट्रिपल एच बोरिंग हो गए थे, लेकिन कई सारी अलग अलग तरीके की चीजों से उन्होंने हमको एंटरटेन करा है। आज वो बिजनेस के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट हो उसको हम नहीं काउंट कर रहे क्योंकि हम रेसलिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और ट्रिपल एच मेरे हिसाब से गाइस बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट थे WWE का। जिस टाइम पे शॉन माइकल्स इंजर्ड हो गए, सारा जो है ट्रिपल एच के ऊपर आ गया था कि भाई DX को अब तुम्हें संभालना है। और जिस तरीके से उन्होंने उस चीज को करा और उन्होंने अपना इंडिविजुअल करियर वहां से बूस्ट करा, उसकी कमाल की बात है। और दूसरा नाम जो कि आता है टाई में गाइस, वो है रैंडी ऑर्टन का। और मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट लॉयल WWE सुपरस्टार्स। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट भाई कौन साइन करता है किसी कंपनी के साथ, वो रैंडी ऑर्टन ने करा। और उसके बाद भी इतने सारे रूमर्स आ रहे थे कि वो AEW जा सकते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और उन्होंने WWE के साथ फिर से री साइन करा। ये एक काफी रेयर लेजेंड है WWE के पास जो आज के भी डेट में भाई रेगुलर स्टोरी लाइंस के अंदर इन्वॉल्व होता है, नहीं तो ऑलमोस्ट बाकी सभी लोग पार्ट टाइमर बन चुके हैं। तो रैंडी ऑर्टन का जो प्यार है बिजनेस के लिए वो कमाल का है, और उनके फैंस जो हैं इतने ज्यादा कमाल के, इतने सारे फैंस हैं। और ऑब्वियसली रैंडी ऑर्टन गाइस वन ऑफ द बेस्ट हैं WWE की हिस्ट्री में। नंबर 6 की हम बात करते हैं भाई, तो यहाँ पे एक बार फिर से मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सुपरस्टार आते हैं और ये हैं एज। और यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद है मैं उसको नंबर 1 पे रखूंगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें भी मैं देख रहा हूँ कि हाँ भाई वो बंदा इससे नीचे नहीं हो सकता, तो इसकी वजह से मैं एज को नंबर 1 पे भी नहीं रख सकता। मेरे प्रोबेबली दी मोस्ट फेवरेट सुपरस्टार सबसे लंबे टाइम के लिए एज रहे हैं। जब मैं इनको देखा करता था स्मैकडाउन पे एज अ हील, भाई मजा आ जाता था देख के। अंडरटेकर के साथ जो उनकी फ्यूड चलती थी, उमागा के साथ फ्यूड चल रही थी, जेफ हार्डी के साथ भी इनकी फ्यूड चली थी, सारी चीजें इतने कमाल के तरीके से एग्जीक्यूट करते थे। और जिस दिन मुझे याद है एज की रिटायरमेंट स्पीच रॉ पे सुनने को मिली थी, यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि उस टाइम मैं न्यूज नहीं पढ़ा करता था कि भाई एक्चुअली में क्या चल रहा है बैक स्टेज, तो चीजें पता नहीं होती थी। और एज जब रिटायर हुए सोच रहा था मैं क्या ये सच है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो इस चीज के वजह से वो काफी इमोशनल भी था। नंबर 5 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे एक ऐसे सुपरस्टार आता है जो कि प्रोबेबली PG एरा का मेरा दी फेवरेट सुपरस्टार भी आप कह सकते हैं, जबकि एक नाम और इसके ऊपर अभी आएगा, लेकिन आई थिंक CM पंक एक ऐसा नाम है जो कि भाई मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब मैं कहना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट है, मेरा फेवरेट सुपरस्टार था। और 2011 से जब मैंने WWE को एक्चुअली में बहुत ढंग से फॉलो करा, मतलब डर्ट शीट्स वगैरह नहीं मैं पढ़ता था, लेकिन स्टोरी लाइन जरूर फॉलो किया करता था कि अब क्या होगा। उससे पहले बस ऐसे मजे के लिए देखा करते थे, कुछ सुपरस्टार्स को फॉलो किया करते थे। लेकिन भाई CM पंक आई थिंक एक ऐसा बंदा था ब्रॉक लेसनर की तरह, जब से वो गया आई डोंट थिंक कि पंक को कोई रिप्लेस कर पाया है। तभी इसी वजह से अगर आज भी CM पंक वापस आ जाते हैं, चाहे वो रेसलिंग वाइज उतने कमाल के ना हो, लेकिन तब भी लोग जो हैं एकदम शॉक रह जाएंगे कि ये बंदा वापस कैसे आ सकता है। भाई आई थिंक CM पंक ने जो करके दिखाया उन सालों के अंदर, वो WWE में ज्यादा सुपरस्टार्स नहीं कर पाए थे, क्योंकि पंक जिस टाइप का गाया था, जो उनका बॉडी स्टाइल था, वो विंस मैकमैन को इतना पसंद नहीं आता था। और तब भी CM पंक ने सारी चीजों के बावजूद अगेंस्ट जाके या जो भी किया, लेकिन अपनी पॉपुलैरिटी का लेवल वो एक
हद तक ऐसे ले गए कि उनके फैंस बिल्कुल पागल हो गए थे। और पंक के प्रोमोज, रेसलिंग स्टोरी लाइंस, उसकी बात तो हम जानते हैं। एक अनफॉर्चुनेट एंड था इस सुपरस्टार के लिए। आज की डेट में मैं देखना चाहता भाई कि सीएम पंक आ रहे होते रेसलिंग में, हमको एंटरटेन कर रहे होते, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। लेकिन तब भी गाइस वो मेरी लिस्ट में है। नंबर 4 की अब हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है द रॉक का। और अगर ये बात मैं बोलूं कि भाई रॉक का करियर मैं शुरू से फॉलो कर रहा हूं तो वो बात झूठ होगी, क्योंकि तब तो भाई हम पैदा ही नहीं हुए थे। लेकिन पीछे जाके मैंने जरूर रॉक को देखा है, उनके करियर को देखा है, एटीट्यूड एरा की सेगमेंट्स देखी हैं, स्टोरी लाइंस देखी हैं, और मंडे नाइट वॉर्स की सीरीज भी ऑब्वियसली देखी है। और आई थिंक रॉक जब आते हैं ना तो भाई एक अलग सी फीलिंग आ जाती है, क्राउड चार हो जाता है। और उसके बाद भी जब वो इतने सालों बाद WWE में आते हैं, कभी भी आते हैं, तो हम देखते हैं कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। एक नेशनल ट्रेजर है रॉक, ना कि सिर्फ एक WWE सुपरस्टार। और जो उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हाई अब हो चुकी है, तो रॉक का नाम लेते हैं भाई लोगों को गूज़बम्स आ रहे हैं। भले ही आप लोगों ने 2015 में WWE देखनी स्टार्ट करी हो, लेकिन उसके बावजूद भाई रॉक एक ऐसा नाम है जो आप लोगों को भी, मुझे पता है, एक्साइट करता है। तो इसी से पता लगता है कि कितने वो पॉपुलर थे और अपने टाइम पे उन्होंने कमाल कर रखा था WWE के अंदर। नंबर 3 की हम बात करते हैं भाई, तो प्रोबेबली मेरे हिसाब से द मोस्ट इंपॉर्टेंट WWE सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम, जॉन सीना। आई थिंक इनको मतलब इस तरीके से हमको देखना चाहिए कि ये बंदा वो था कि जिसको फर्क नहीं पड़ता था क्राउड क्या कह रहा है, किस तरीके से इसको चीयर कर रहा है। बस WWE ने सोच लिया था कि भाई जॉन सीना को हमें टाइटल पे टाइटल जितवाना है। लेकिन सीना तब भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि जॉन सीना बेकार थे, उनका रेसलिंग मैचेस उतने अच्छे नहीं होते थे। लेकिन डेफिनेटली ओवर द ईयर सीना ने इंप्रूव करा है, वो 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। और ये बात डेफिनेटली हर एक सुपरस्टार नहीं कर पाता WWE के अंदर। और गाइस जॉन सीना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेरे पर्सनल भी फेवरेट है। अगर बात करी जाए तो 3rd नंबर पे इनको मैं रखता हूं। नंबर 2 की अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं भाई द टेक्सास रैटल स्नेक, एक और सुपरस्टार जिसको रिप्लेस बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, ना कभी कर पाएगा कोई, और वो है द बैडेस्ट SOB स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। आई थिंक एटीट्यूड एरा में WWE को WCW से दूर लेकर जाना मेन काम जो किया वो स्टोन कोल्ड ने किया, जबकि पूरे रोस्टर का सब कुछ एक टीम एफर्ट था जिसकी वजह से WWE WCW को वॉर्स में हरा पाई। लेकिन उसके बावजूद गाइस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का एफर्ट आई थिंक सबसे ज्यादा था। और ऑस्टिन की पॉपुलैरिटी की अगर उस टाइम में बात करूं तो भाई लोग पागल हो जाते थे। अगर खड़े होके भी शो देखने का मौका मिले तो लोग एक्स्ट्रा पैसे देके आते थे ऑस्टिन को देखने के लिए, ये वो बात थी। तो एक्चुअल ड्रॉ जिसको कहा जाता है ना, वो स्टोन कोल्ड थे। और अगर आज भी ऑस्टिन आ जाते हैं तो भाई हमारा दिल खुश हो जाता है। हम उनके पॉडकास्ट तक सुन रहे होते हैं बैठ के, क्योंकि वो इतने कमाल के कैरेक्टर हैं, उनकी बातें सुनने में मजा आता है, उनका करियर फॉलो करने में मजा आता है। और जिस तरीके से वो एक्ट करते थे, जो उनका एटीट्यूड था अपने बॉस के अगेंस्ट और वो सारी चीजें, तो डेफिनेटली वो गाइस सब कुछ ऐड हो जाती हैं और इसकी वजह से वो लिस्ट में आते हैं नंबर 2 पे। और इतने सारे नाम लेने के बाद आई डोंट थिंक कि बिल्कुल भी मुश्किल है प्रिडिक्ट करना कि नंबर 1 पे कौन है, क्योंकि वो नाम ऑब्वियसली अभी तक लिस्ट में तो आया नहीं है, और वो है गाइस मार्क कैलोवे द अंडरटेकर। और नंबर 1 पे इसलिए मैंने अंडरटेकर को रखा है क्योंकि ना ये सिर्फ एक WWE का सुपरस्टार है, ना ये एक रेसलर है, ये एक एथलीट है, बल्कि आई थिंक अंडरटेकर रेसलिंग के गॉडफादर हैं। और मेरे हिसाब से जो बिजनेस को अंडरटेकर ने इतने सालों से दिया है, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, जितना भी हमें उनके बारे में जानने को मिला है, वो बहुत वैल्यूएबल रहेगा हमेशा ही रेसलिंग के लिए। अंडरटेकर जो इनसाइट दे पाते थे, जो उनको समझ थी इस बिजनेस की, या फिर आज भी है, वो चीज भले एक टाइम पे सुन के लगे कि यार ये बंदा क्या बोल रहा है, लेकिन बाद में उनकी वो बात जाके सच प्रूव होती थी। अपने कैरेक्टर को अगर हम देखें, उन्होंने किस टाइम पे, उनको पता होता था कि अब कुछ चेंज करना जरूरी है, अब कुछ नया एलिमेंट डालना जरूरी है, नहीं तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। और रेसलमेनिया की स्ट्रीक अंडरटेकर की, आई डोंट थिंक गाइस कि और किसी सुपरस्टार के साथ हम उसको रिलेट कर पाए। अगर आप सोचें कि 21-1 अंडरटेकर जैसे कि मैं कह रहा हूं एक सुपरस्टार नहीं है भाई, एक पूरी अपने आप की एक अलग ही डेफिनेशन बन जाती है रेसलिंग की, और इसकी वजह से गाइस मैंने नंबर 1 पे उनको डाला है। तो ये थे मेरे टॉप 15 WWE सुपरस्टार्स ऑफ ऑल टाइम। अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई है इसे लाइक करें। ऑब्वियसली बहुत से नाम है जो आपने एक्सपेक्ट करे होंगे जो कि नहीं थे इस लिस्ट के अंदर, लेकिन तब भी मैं आपकी लिस्ट भी जानना चाहूंगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।